हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री ऑफ 12th क्लास, जिसमें तो पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं 12th क्लास के बारे में कि जैसे हमारे 12th क्लास में जो पेपर होता है बोर्ड एग्ज़ाम में हमें 56 मार्क्स का पेपर प्रोवाइड होता है। उस 56 मार्क्स को जो है हमें बुक से कंप्लीट करना होता है। इसके लिए क्या है, हमारे केमिस्ट्री की बुक में जो है 17 चैप्टर हैं। इन 17 चैप्टर में सारे डिफरेंट टाइप के चैप्टर हैं जिनकी प्रीवियस नॉलेज जो है हमने 11th क्लास में पढ़ी है और उसके आगे की नॉलेज जो है हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है 56 मार्क्स का जो है अपना मटेरियल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो है टोटली 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल है। ये 30 मार्क्स का जो है हमारा प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल, है ना। इसमें 14 मार्क्स जो है 14 मार्क्स जो है वो हमारे सेशनल और प्रोजेक्ट और सेशनल जो है ये हमारे 14 मार्क्स में डिवाइड है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है 44 मार्क्स जो हमारे ये 44 अंक है, ये 44 अंक हमें जो है ये हमें स्कूल की ओर से प्रोवाइड होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है, जिसे हम लास्ट में प्रैक्टिकल करवाते हैं और उस टाइम जो है बोर्ड के प्रैक्टिकल होते हैं उसमें कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम बात करें सेशनल की, तो सेशनल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेशनल लगभग सभी को अच्छे मिल ही जाते हैं, है ना। अब बात करें हम जो है 56 मार्क्स की, तो यहाँ पे सबसे जो हमारा टफ टास्क है वो है 56 मार्क्स। और 56 मार्क्स भी जो है इतना टफ नहीं है। अगर आप एक एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते हो तो हमें ये 56 मार्क्स इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखना कि हमारे पास जो चैप्टर है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन विलयन, तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, छठा चैप्टर है हमारा मेटलर्जी, जिसमें हमें विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण की विधियां और सिद्धांत के बारे में पढ़ना है ना, जिसे हम धातु शोधन भी कहते हैं। जो सातवां चैप्टर है पी ब्लॉक कंप्लीट इसमें दे रखा है। जो दो ग्रुप जो हमारे 11th क्लास में है, ग्रुप 13 और 14, उनके अदर देन ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक जो है हमें पी ब्लॉक में यहाँ पर 12th क्लास में स्टडी करनी होगी। इसके अदर देन जो है चैप्टर नंबर 8 है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में केवल एक कॉमन सी नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम क्या कहते हैं इजीली कंप्लीट कर लेंगे। 9 चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उप सहसंयोजक बंधों के बारे में हमें जो है यहाँ पर पढ़ना है। उप सहसंयोजक यौगिक जो कि चैप्टर का नाम है, कि जिसे हमने पढ़ा है कि बंध होते हैं, बंधों में सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध है, तो हमें यहाँ पे उप सहसंयोजक बंधों से बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा जो चैप्टर हमारा 10 है, चैप्टर नंबर 10 है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन के व्युत्पन्न, जिसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और भी कई सारे हैलोजन व्युत्पन्न हैं। चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हमें एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, फिनॉल के बारे में पढ़ना है और ईथर के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर हमारा जो फिर अगला आता है 12, जिसमें हमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा वो है एमीन, है ना। तो विभिन्न प्रकार के एमीन और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के बारे में हमें जो है जानकारी लेनी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 है हमारा बायोमोलिक्यूल,
जिसे हम जैव अणु कहते हैं। जैव अणु के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है ना, कार्बोहाइड्रेट है, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। फिर चैप्टर नंबर 15 आता है हमारा, वो है पॉलीमर, बहुलक के बहुलक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमें उनकी संरचना, उनके टाइप जो है वो हमें उसमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 में हमारे त्रिविम रसायन, 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री, जिसमें हमें रसायन विज्ञान के कुछ त्रिविमीय यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी त्रिविमीय संरचना वगैरह किस तरीके से वो वर्क करती है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। और चैप्टर नंबर 17 में है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस तरीके से ये हमारे चैप्टर है 17। और इन 17 चैप्टर में जो है हमारे टोटली जो है मार्क्स, जो हमारे 56 मार्क्स है, वो इन सभी 17 चैप्टर में डिवाइडेड है। अभी हम बात करें कि जैसे हमारा पहला चैप्टर है, ये है ठोस अवस्था। पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था, जिसे हम कहेंगे सॉलिड स्टेट। पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था, जिसे हम कहेंगे सॉलिड स्टेट। इसके लिए देखना कि हमें मैक्सिमम मार्क जो है 3, मतलब ये 3 नंबर का चैप्टर है हमारे पेपर में, मतलब इस चैप्टर से हमें एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो कि है ठोस अवस्था। ये चैप्टर 1 ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट कहेंगे जिसे, और इसके लिए मैक्सिमम मार्क यानी कि एग्जाम में हमें यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं विषय। तो देखना कि ठोस अवस्था के बारे में हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं कि ठोस अवस्था, जैसे हमारे पास ये डस्टर है, ये बॉल है, ये सब क्या है, ठोस। ठोस अवस्था क्या है कि पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसकी जो है ज्यामिति निश्चित होती है ना, जिसका आयतन निश्चित होता है ना, जो जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, है ना, ऐसे पदार्थ जो है ठोस कहलाते हैं। दैनिक जीवन में हमें, जैसे मेरे पास मार्कर है तो ये भी ठोस है, जो बोर्ड है ये भी ठोस है, और भी कई सारी चीज जो है हम जो है ठोस अवस्था में जो है डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, मुख्य रूप से। ऐसे तो और भी अवस्थाएं है ना, वैसे तो 5 होती है, जिसके बारे में आपको 11th में ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन मुख्य अवस्था तो कितनी होती है, केवल 3 अवस्था होती है। इन 3 अवस्थाओं में द्रव अवस्था और गैस अवस्था है और ठोस अवस्था है। द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में हम जो है हमारी 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने चैप्टर में द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में पढ़ा है। बाकी फिर भी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पार्ट है जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँ कि ये हमारे पास कुछ डायग्राम है। देखना इन डायग्राम को कि ये हमारे पास, ये मैंने 3 डायग्राम बना दिए, और इनमें क्या होता है कि कोई भी ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो, इनमें होते क्या है कि कुछ अवयवी कण होते हैं, है ना। उन अवयवी कणों को आप अणु कह सकते हो, परमाणु कह सकते हो, आयन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। कि अब यहाँ पर बात आती है गैस की। गैसों में क्या होता है कि ये अवयवी कणों के मध्य दूरियां बहुत ज्यादा होती है, ये देखो, ठीक है। गैसों में क्या होता है, अवयवी कणों के मध्य दूरियां बहुत ज्यादा होती है, और दूरियां ज्यादा होने के कारण इनके जो है आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होते हैं। लेकिन इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है, वो है संपीड्यता। इनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। संपीड्यता क्या है कि पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है कि जैसे कोई भी पदार्थ है तो हम क्या करें कि दाब लगाकर उसके आयतन को घटा सकें। किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो है संपीड्यता कहलाता है, और ये संपीड्यता का गुण जो है केवल गैस अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद
इसमें देखना कि अवयवी कण जो होते हैं, परमाणु है, अणु है या आयन है, तो इनके मध्य दूरियां भी बहुत ज्यादा होती है और इनमें जो आकर्षण बल होते हैं वो दुर्बल प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारा गैस अवस्था, ये गैस अवस्था। इसके बारे में हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था में क्या होता है कि अवयवी कणों के मध्य जो है दूरी जो है बहुत कम, मतलब ये कम होती है, गैसों की तुलना में तो कम होती है ना, लेकिन ठोसों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। साथ के साथ ये भी देख लो कि ठोसों में क्या होता है कि अवयवी कण बहुत ही नजदीक होते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके मध्य जो अवयवी कण हैं, इनके मध्य दूरी जो है बहुत ही कम, नगण्य कह सकते हैं हम, बहुत कम होती है। और द्रव में जो है ये दूरी जो है ठोसों की तुलना में तो अधिक होती है, परंतु गैसों की तुलना में कम होती है। तो इस तरीके से क्या है कि द्रव जो है, द्रव में क्या है कि अवयवी कणों के मध्य जो दूरी है वो द्रव ये गैसों की तुलना में तो कम है, परंतु ठोसों की तुलना में अधिक होती है। द्रव क्या होते हैं, इनके आयतन निश्चित है ना, आयतन निश्चित है, परंतु इनके आकार अनिश्चित है। अर्थात इन्हें हम जिस पात्र में डाल दें ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम बात करें आकर्षण बलों की, तो यहाँ पे जो अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल है ये क्या है कि गैसों की तुलना में तो बहुत अधिक होता है, परंतु ठोसों की तुलना में इनके मध्य की जो आकर्षण बल है वो कम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कि इनके लिए जो है देखो, इनमें बहने का गुण, ऐसे कई सारे गुण वगैरह इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो ये द्रवों की अवस्था है। इसके अलावा हम बात करें ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था जो हमारा चैप्टर भी है, तो ठोस अवस्था एक पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है कि निश्चित व नियमित ज्यामिति पाई जाती है। कोई भी पदार्थ होता है उसकी अगर निश्चित व नियमित ज्यामिति, एक निश्चित आयतन, एक निश्चित शेप होगा उसका, तो ऐसे पदार्थ जो है ठोस कहलाएंगे। तो जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये ठोस है, ये डस्टर है, ये भी ठोस है ना, ये बॉल है, तो ये भी क्या है, ठोस है। तो इस तरीके से ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। और ठोस अवस्था में क्या होता है कि अवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है, ना के बराबर। अवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है, ना के बराबर, है ना। तो इनमें आकर्षण बल, जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु या आयन, इनके मध्य आकर्षण बल जो है अत्यधिक प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनका जो है आकार भी निश्चित होता है और इनका आयतन भी निश्चित होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये गैस, ये द्रव और ये ठोस, इन तीनों को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है ठोस, द्रव, गैस के बारे में एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ठोसों का वर्गीकरण। देखो, वैसे तो ठोसों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ये दो टाइप है मुख्य रूप से, जिसमें एक तो है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो, पहला तो है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इन ठोसों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लें कि यहाँ पर क्या है कि ये जो हमने बताया अवयवी कण, देखो अवयवी कण क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये एक ठोस है। अब इस ठोस का जो निर्माण है वो किसी न किसी प्रकार के जो है कण से तो हुआ होगा। अब वो कण अणु हो सकता है, आयन हो सकता है ना, परमाणु हो सकता है। तो इन सभी को जो है हम
अवयवी कण कहते हैं। और अवयवी कण को ध्यान रखना सामान्यतया गोलाकार बताया गया है, क्योंकि ठोस अवस्था में ये देखो इसके पहले भी हमने जो संरचना बनाई थी उसमें मैंने कुछ अवयवी कण बना रखे थे, उनकी संरचना गोल थी, तो हमें अवयवी कणों को एक ठोस गोले के रूप में माना गया है और इसी के आधार पर हम जो है चैप्टर को आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो अवयवी कण होते हैं, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारे पास ये दो अवयवी कण हैं, अब इनके मध्य जैसे मैं इनको लाऊंगा, आपने देखा है नॉर्मली चुंबक है ना, मैग्नेट जब उन्हें नजदीक लाते हैं तो या तो वो निकट आती है या फिर दूर जाती है। तो क्या होता है कि कोई भी ठोस हो उसमें क्या होता है कि कुछ आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो अवयवी कण है, तो अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, उन आकर्षण बलों के आधार पर जो है ठोसों को चार अलग भागों में विभाजित किया गया है। देखना कि अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बलों के आधार पर, है ना, इस आधार पर ये है यहाँ पर चार प्रकार के। तो अवयवी कणों के आधार पर अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल ही कह सकते हो आप उन्हें, है ना। तो जो बल होते हैं एक प्रकार के सभी आकर्षण बल होते हैं। तो यहाँ पर देखना कि आकर्षण बलों के आधार पर जो है ठोसों को चार भागों में बांटा गया है। वो चार भाग कौन कौन से देखना, पहला तो है इसमें आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसंयोजक, या इन्हें हम नेटवर्क ठोस, क्योंकि इनकी संरचना विशाल नेटवर्क, विशाल चैनल या विशाल गुच्छों के समान होती है। इस आधार पर इन्हें सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो देखना कि अवयवी कणों के मध्य जो बल होते हैं जिन्हें हम आकर्षण बल कह सकते हैं, उन आकर्षण बलों के आधार पर जो है ये चार प्रकार के होते हैं। इन चार प्रकारों में पहला है आणविक ठोस है, दूसरा है आयनिक ठोस है, तीसरा है धात्विक ठोस है और चौथा सहसंयोजक ठोस है। अब यहाँ पर देखना कि सबसे पहले हम बात करते हैं आणविक ठोस की, कि आणविक ठोस होते क्या हैं। कि जैसे ठोस होते हैं तो उनमें अगर अवयवी कण, अणु हो, परमाणु हो, तो ऐसे इस आधार पर जो है ऐसे ठोस जो है आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आणविक ठोसों को भी जो है इनके मध्य जो आकर्षण बल है इस आधार पर तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखना, एक तो है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस है, ध्रुवीय आणविक ठोस है और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। तो सबसे पहले हम बात करें अध्रुवीय आणविक ठोस की, कि अध्रुवीय आणविक ठोसों में जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, ध्यान से देखना कि यहाँ पर आयोडीन है, H2 है, Cl2 है, CH4 है। इन
अणुओं को, याद है कौन से अणु कहते हैं? अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय का अणु का मतलब क्या है? याद हो तो हमने चैप्टर 4 11th क्लास में हमने द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा है कि अगर दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर न हो, है ना, तो ऐसे अणुओं में जो है दोनों परमाणु आकर्षण, ये दोनों परमाणु जो है किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं लगाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य माना जाता है। और जिन यौगिकों में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है उन यौगिकों को हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। उन यौगिकों को क्या कहा जाता है? अध्रुवीय अणु। तो अध्रुवीय अणुओं में अवयवीकरण अणु है और इन अणुओं में भी क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, क्योंकि अणु का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, ये हम भी जानते हैं। तो ठोस आयोडीन है, ठोस हाइड्रोजन है, ठोस क्लोरीन है, ठोस CH4 है। तो ये किस प्रकार के? अध्रुवीय आणविक ठोस है। इनके मध्य जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो आकर्षण बल जो है वो प्रक्षेपण बल होते हैं, और प्रक्षेपण बल को हम लंदन बल भी कहते हैं, जिसे फिट्ज लंदन ने दिया था, है ना। ये इनके गलनांक जो है कम होते हैं और ये नर्म होते हैं, और ये कमरे के ताप पर जो है द्रव या गैस अवस्था में उपस्थित होते हैं। कमरे के ताप पर ये द्रव या गैस अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो ये इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना। और इनमें अध्रुवीय आणविक ठोस है, जैसा कि हमने बताया कि इनमें आकर्षण बल, तो आकर्षण बल कौन सा? प्रक्षेपण बल, जिसे हम लंदन बल भी कहते हैं। तो इस प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, तो वो है लंदन बल है, प्रक्षेपण बल है। तो इस तरीके से जो है अध्रुवीय आणविक ठोसों को बताया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पहले आया हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो क्या है कि ठोस हाइड्रोजन, ठीक है, ठोस हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है? एक नंबर में पूछा हुआ बोर्ड में क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ठोस हाइड्रोजन दिमाग में सबके अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ आंसर में याद है क्या लिखना था? अध्रुवीय आणविक ठोस। अगर किसी ने आणविक ठोस लिखा है तो ये भी प्रॉपर आंसर नहीं था। प्रॉपर आंसर क्या था इसका? अध्रुवीय आणविक ठोस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार का ठोस है और उसमें आकर्षण, उसके एग्जाम्पल क्या है ना। बाकी अगर आपसे कोई अध्रुवीय और ध्रुवीय में इनमें कोई अंतर पूछ ले तो इस आधार पर यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। तो ध्रुवीय आणविक ठोसों में क्या होता है कि अवयवीकरण जो अणु होते हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु का मतलब क्या है कि ऐसे अणु जिनमें दो परमाणु ऐसे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े हो, क्योंकि याद हो तो हमने सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा है कि सहसंयोजक बंध जो है शुद्ध सहसंयोजक होता है और एक ध्रुवीय सहसंयोजक होता है। शुद्ध सहसंयोजक का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर ये आयोडीन है, तो यहाँ पर देखना आयोडीन बॉन्ड और आयोडीन। अब यहाँ पर देखना कि जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होती है तो समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजक बंध निर्मित होता है उस सहसंयोजक बंध को हम कहते हैं शुद्ध सहसंयोजक बंध, है ना। और जब दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लें HCl है, SO2 है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये ध्रुवीय अणु, क्योंकि यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता में अंतर है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये आंशिक ऋणावेश और यहाँ पर आंशिक धनावेश। अब एक बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता के कारण यहाँ पर ध्रुवता उत्पन्न होगी और दो ध्रुव बन गए, जिसमें एक तो है जो है आंशिक ऋणावेशित ध्रुव और एक है आंशिक धनावेशित ध्रुव, और इन ध्रुवों के कारण ही इसको हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। तो SO2 भी क्या है? यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर है। एक तो ये रीजन हो सकता है, और एक जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो यहाँ पे सल्फर पर एक लोन पेयर पाया जाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस आधार पर भी इसकी ध्रुवता को समझा सकते हैं। तो जिन अणुओं में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है ना, तो उनके अणुओं के मध्य
जो आकर्षण बल कार्य करता है वह ध्रुवीय द्विध्रुव आकर्षण बल है, जो हमने 11th में पढ़ा है ना। लंदन बल भी हमने 11th में पढ़ा है। तो ऐसे अणु जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनके मध्य कार्यरत आकर्षण बल जो है वो द्विध्रुव आकर्षण बल होता है ना। ऐसे अणुओं के एग्जाम्पल जो है HCl हो सकता है, SO2 हो सकता है ना। ये भी क्या होते हैं, नर्म होते हैं, लेकिन इनके जो गलनांक है, इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो अध्रुवीय अणुओं से थोड़े अधिक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक जो है अध्रुवीय अणुओं से थोड़े अधिक होते हैं, और ये भी कमरे के ताप पर जो है द्रव व गैस अवस्था में उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ध्रुवीय ठोसों को हम यहाँ पर या ध्रुवीय आणविक ठोसों को समझा सकते हैं। फिर इसके बाद है तीसरे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब देखो जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के ऐसे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य जो है हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो सकता है, ऐसे ठोस जो है वो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होंगे। अब ऐसे ठोसों में अब आप H2O अणु को शामिल कर सकते हो, यहाँ पर NH3 अणु को शामिल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा C2H5OH इथेनॉल, इसको भी इसमें शामिल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखना कि हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस जो है, तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में H2O है, NH3 है, C2H5OH है। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य जो है वो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ही इन्हें हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। इनके क्वथनांक जो है उपरोक्त जो दोनों आणविक ठोस है अध्रुवीय और ध्रुवीय इनसे अधिक होते हैं, है ना। और ये कमरे के ताप पर जो है वाष्पशील द्रव या गैस अवस्था में, ये वाष्पशील द्रव या फिर नर्म ठोस अवस्था में उपलब्ध होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे कि हमारे पास H2O अणु है, ये यहाँ पर HOH और यहाँ पर ये HOH। तो इस तरीके से देखना कि यहाँ पर ये जल के अणुओं के मध्य जो हमें ये आंशिक बंध दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार का बंध है, हाइड्रोजन बंध है। तो हाइड्रोजन बंध को क्या कहेंगे हम, कि हाइड्रोजन बंध जो है जो ध्रुवीय अणु होते हैं, है ना, जिसमें हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। एक तो विद्युत ऋणी परमाणु हो और हाइड्रोजन हो, तो ऐसी स्थिति में जो है हाइड्रोजन बंध को समझाया जा सकता है। या यूं कहें कि जब हाइड्रोजन दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य होता है तो वो एक परमाणु के साथ तो सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, और दूसरे परमाणु के साथ वो आंशिक बंध का निर्माण करता है ना। और इस आंशिक बंध को ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बाकी हाइड्रोजन बंध का निर्माण कैसे होता है ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के बारे में पढ़ना है। तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों में मुख्य क्या है कि इन ठोसों में जो है हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ही इन ठोसों को क्या कहा गया है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहा गया है। इन ठोसों के जो है गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, है ना। इसके अलावा जो है कि हाइड्रोजन बंध है और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है, तो इस आधार पर या तो ये नर्म ठोस हो सकते हैं कमरे के ताप पर, या फिर द्रव अवस्था में हो सकते हैं। ये मुख्य गुण है, यहाँ पे गैस अवस्था नहीं है, ध्यान रखना ये इनका मुख्य गुण है कि ये कमरे के ताप पर जो है या तो द्रव अवस्था में होंगे या फिर नर्म ठोस के रूप में होंगे। तो इस तरीके से देखना आणविक ठोसों को यहाँ पर जो है अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोसों के रूप में परिभाषित किया है, कि आप इनको भी देखें, बाकी मतलब इनको भी नोट करें। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आणविक ठोस कंप्लीट हो चुका है अपना। आणविक ठोसों के बाद हम बात करते हैं आयनिक ठोसों के बारे में। आयनिक ठोस जो होते हैं इनमें जो अवयवी कण है, अवयवी कण है वो होते हैं आयन। आयनिक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, आयन। और जैसा कि हमें पता है कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो है धन आयन और दूसरा है यहाँ पर ऋण आयन,
आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन और ऋणायन। अगर मान लो कि अवयवी कण आयन है तो इस प्रकार के ठोसों को हम क्या कहेंगे? आयनिक ठोस कहेंगे। आयनिक ठोसों में जो ये धनायन और ऋणायन होते हैं इनके मध्य जो है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनके मध्य कार्यरत आकर्षण बल जो होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ही जो है ये कठोर होते हैं, है ना, और साथ में इनकी भंगुर प्रकृति होती है ना। भाई कठोर तो समझ में आ गया कि भाई ये कठोर होते हैं क्योंकि आकर्षण बल इतना जो है बंधा हुआ है कि ये एक दूसरे को बांधे रखते हैं, है ना, तो ये कठोर हो गए। लेकिन भंगुरता से क्या मतलब है? आपने देखा होगा नॉर्मली जो है भंगुरता किसी पदार्थ, किसी ठोस का एक ऐसा गुण है जैसे कि आपने उसको थोड़ा सा दाब लगाया, तो दाब लगाने के बाद वो टूटकर बिखर जाता है ना। तो अगर किसी पदार्थ में ऐसा गुण है, नॉर्मली अपने को NaCl में देखने को मिल जाता है ना, तो इसे हम ठोस का जो है भंगुरता का, ये ठोस का जो है भंगुरता का गुण कहेंगे, है ना। जैसे और होता किस कारण से है ये ध्यान से देखना कि ये हमारे पास जो है ये एक ठोस है, आयनिक ठोस, जिसमें देखना एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि इन पर थोड़ा सा बल लगाते हैं, है ना, ये बल या दाब लगाने पर, जब इन पर थोड़ा सा बल या दाब लगाया जाता है तो इनकी एक की जो ऊपर वाली परत है ना ये आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है। देखना ध्यान से, ये देखो ध्यान से, क्या हो गया कि जब हमने बल लगाया या दाब लगाया तो इनकी एक परत जो है वो आगे की ओर स्लिप हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो समान आयन है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और जब समान आयन एक दूसरे के सामने होते हैं तो क्या होता है कि इनमें प्रतिकर्षण होता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण ये टूट कर बिखरने लगते हैं, और यही इनका गुण भंगुरता कहलाता है। तो आयनिक ठोस जो है वो कठोर होते हैं परंतु भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। फिर देखना कि जो आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आयनिक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में, जैसे मान लो कि ये ठोस है तो इस अवस्था में इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध, मुक्त आयन उपलब्ध नहीं होते, और मुक्त आयनों की अनुपस्थिति के कारण ही ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। परंतु गलित या विलयन अवस्था में, ये देखो मैं विलयन अवस्था की बात कर रहा हूं, तो विलयन अवस्था में देखना ये आयन, ये सारे आयन जो है यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। ये देखो विलीन अवस्था में क्या होते हैं कि ये आयन मुक्त हो जाते हैं, और आयन मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, और मुक्त रूप से गति कर सकते हैं तो विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। इसके अलावा अगर हम इन आयनिक ठोसों की बात करें तो आयनिक ठोस जो है ये वाष्प अवस्था में जो है क्रिया कर लेते हैं। वाष्प अवस्था में जो है ये अम्लों से क्रिया करके जो है ये अम्ल, ये वाष्प अवस्था में ये जो है क्रिया करते हैं जल से, तो वाष्प अवस्था में ये जल से या वाष्प से क्रिया करेंगे तो उनसे क्रिया करके जो है अम्ल व क्षार में परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो ये सब जो है आयनिक ठोसों के गुण है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं धात्विक ठोस की। तो धात्विक ठोस होते क्या है? धात्विक ठोस जो है इस प्रकार के ठोसों में जो है जो
अवयवी कण होता है वो धातु आयन होता है ना। और धात्विक ठोसों के लिए ये कहा गया है कि धात्विक ठोसों में जो धनायन होता है वो इलेक्ट्रॉनों से भरे समुद्र में डूबा हुआ रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का समुद्र जो है वो इन धनायनों को जो है घेरे हुए रहता है। जिस प्रकार से एक समुद्र में जहाज होता है वैसे के वैसे ही जो है धनायन जो है जहाज के रूप में है ना इलेक्ट्रॉनों से भरे समुद्र में समुद्र की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो धनायन है और धनायन के पास जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होते हैं और गतिशील होने के कारण जो है ये धात्विक ठोस जो है, ठोस हो चाहे गलित अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत एवं ऊष्मा का चालन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनकी देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, देखना ध्यान से। ये धात्विक धनायन और ये ऊपर ये इलेक्ट्रॉन। देखो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है संपूर्ण क्रिस्टल में जो है गतिशील होता है और गतिशील होने के कारण चाहे अवस्था ठोस हो या गलित अवस्था हो, कोई सी भी अवस्था हो, ये विद्युत व ऊष्मा का चालन आसानी से कर सकते हैं। और इन धात्विक ठोसों में जो है कुछ विद्युत चालकता, विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता के अतिरिक्त जो है आघात वर्धनता का गुण भी पाया जाता है। अर्थात कि धात्विक ठोस है जैसे सिल्वर है, कॉपर है ना, आयरन है, तो इनको क्या है कि हम पीट कर पतले चादर बना सकते हैं। तो धात्विक ठोसों का ये जो गुण है ये आघात वर्धनता कहलाता है। इसके अलावा जो धात्विक ठोस है इनके खींचकर लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं, है ना। तो धात्विक ठोसों का यह गुण जो है ये तन्यता कहलाता है। तो ये धात्विक ठोसों के कुछ गुण हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोसों की। तो सहसंयोजक या जो नेटवर्क ठोस है कि इनमें क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो मुख्य रूप से परमाणु होते हैं जिनमें आपस में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण जो है इनके जो है उच्च गलनांक तक होते हैं, इनके जो है उच्च गलनांक पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो है कि इनमें सहसंयोजक बंध है, इनकी संरचना जो है विशाल होती है, विशाल संरचना होती है और विशाल संरचना के कारण इन्हें हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। विशाल संरचना के कारण इन्हें हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, है ना। ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। ये कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इनमें ग्रेफाइट जो है एक उदाहरण है जो विद्युत का चालन करता है ना। तो विद्युत का चालन करता है ना। तो विद्युत के चालन के कारण जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्योंकि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है। क्योंकि देखो ग्रेफाइट की हमने देखा है कि पर्तीय संरचना होती है, ये कुछ इस तरीके की। तो इसमें देखो 1, 2 और ये 3 सिग्मा बंध है ना। तो 3 सिग्मा बंधों के आधार पर यहाँ पर sp2 संकरण होगा और इस संरचना में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन के पास होता है। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालन करता है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है संपूर्ण संरचना में विस्थानीकृत होता है। इस आधार पर जो है यहाँ पर जो है ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। हीरे में कार्बन परमाणु जो है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। इस कारण हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ माना गया है ना। इसके अलावा जो है सिलिकॉन कार्बाइड है ना, एक ये बोरोन नाइट्राइड है। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो सहसंयोजक ठोसों की श्रेणी में आते हैं।
तो आई होप कि आपको आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सस्येंद्रिय ठोस इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। नोट कीजिए आप इन्हें।